निकालना होना चाहिए कंपोनेंट। देखो वेक्टर में अपन को क्या क्या डिस्कस करना है। एक तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना होना चाहिए 2D 3D में, है ना। आवाज आ रही है? एक वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन तीनों सीखना पड़ेगा। लॉग पैरेललोग्राम सीखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप के हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, ये सारा हम पढ़ेंगे किसमें, वेक्टर में। आप देखो कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बता रहा हूँ मैं। वेक्टर के कितने टाइप हैं ना, जैसे कोलिनियर वेक्टर है। क्या? जैसे आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो, उसमें आया 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो क्या समझ जाओगे, एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब वेक्टर्स आर इन सेम लाइन। ठीक, ये इसलिए आना चाहिए क्यों, जैसे न्यूमेरिकल पढ़ोगे ना, 3 कॉनकरेंट वेक्टर्स आर देयर। बच्चा सोचता कॉनकरेंट क्या है, 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आर देयर। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर, कॉनकरेंट का मतलब, कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है बताओ। कॉनकरेंट का मतलब यह है कि जैसे वेक्टर, अगर इनका जो है 3 वेक्टर हैं, ये क्या है, 3 वेक्टर है, मान लो ABC, लेकिन सबका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। सबका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम। तो इनको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट। अगर मान लो जैसे उस न्यूमेरिकल में लिखा 3 कॉनकरेंट वेक्टर्स, तो क्या समझ जाओगे, इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए उनका, सेम। जैसे मान लो उसने बोला ऑर्थोगोनल वेक्टर, क्या बोला, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आ गए, तो अपन तुरंत समझ जाएंगे कि दोनों परपेंडिकुलर है। कैसे समझ जाएंगे, हाँ, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल स्पेलिंग सही नहीं है, और THO आ जाएगा, है ना, ऑर्थोगोनल। जैसे उसने कहा कि कोप्लेनर, क्या बोला उसने, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर हो तीनों वेक्टर या 2 वेक्टर, जितने भी वेक्टर हैं, जैसे A और B, अगर दोनों एक ही प्लेन पर हैं, जैसे ये प्लेन मतलब बोर्ड पर है, एक ही प्लेन, जैसे ये प्लेन है, दोनों वेक्टर इसी प्लेन पे, तो इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। समझ में आ रहा है? जैसे इक्वल वेक्टर्स हैं, क्या है, इक्वल वेक्टर बहुत काम आएगा अपने। इक्वल वेक्टर तब मानेंगे जब 2 वेक्टर हैं, जैसे ये, इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक, जैसे मान लो पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल हो तो, एंटी पैरेलल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है ना। एंटी पैरेलल क्या है, A इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, -B, 180 डिग्री एंगल हो अपोजिट डायरेक्शन में। जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, है ना। समझ में आया ये वेक्टर्स, ये लिख लो एक एक लाइन इनकी। कोलिनियर क्या लिखोगे, वेक्टर्स आर इन सेम लाइन, एक एक लाइन लिखते चलो शॉर्ट में, वेक्टर्स आर इन सेम लाइन, ऐसे लिख लो। क्या लिखा बच्चों, सेम लाइन। कॉनकरेंट मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम।
अच्छा जी, है ना, तीनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। ऑर्थोगोनल अगर हो तो परपेंडिकुलर, कोप्लेनर हो तो एक ही प्लेन में, ऐसे एक एक लाइन लिखते चलो। और इक्वल वेक्टर हो तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए? सेम। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट लाना चाहिए। एडिशन करना होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के जो वेरी इंपॉर्टेंट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब जैसे अपन लैंग्वेज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की, तो कभी आएगा 3 कोलिनियर वेक्टर्स आर देयर, 2 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब बच्चा पहले तो ऑर्थोगोनल समझे ना, फिर तो आगे बढ़े। तो इसलिए ये कोलिनियर, इनका एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। ये कोलिनियर का मतलब सेम लाइन में, कॉनकरेंट का मतलब ये अगर तीनों एक ही पॉइंट से निकलते हों, इसको को इनिशियल और को कॉनकरेंट एक ही बात है। को इनिशियल वेक्टर जो होता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ऑर्थोगोनल किसको बोलेंगे? परपेंडिकुलर वेक्टर, वेरी गुड। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन हो, क्या हो? सेम प्लेन हो। इक्वल वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम, है ना। एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट है। एंटी पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड दे सकता है ना, बट दे आर अपोजिट वेक्टर्स। अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो बराबर कर देंगे। ठीक है, लिख लो। वेक्टर क्या होता है बच्चों? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये सब जानते हो आप, है ना। अगर एक वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स माने अपन ने आई केप, जे केप, के केप। आई केप ये क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं। आई केप बोल दिया तो मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जे केप बोल दिया तो, है ना, इतना जानते हो आप। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1, है ना। तो आई केप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। जे केप का मैग्नीट्यूड 1, के केप का मैग्नीट्यूड 1। जैसे अपन को निकालना है कि उसने कहा एक क्वेश्चन बनाया, मिटा दो। उसने फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या बोला बच्चों? फाइंड, लिख लो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये लिख लो, वेक्टर ए इक्वल टू 6i माइनस 8j। क्या निकालना अपन को? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का? दिस इज सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड, और मॉडुलस भी बोल सकते हो। और ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है ना। अपन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट करते हैं। आई केप का कोफिशिएंट कितना है? 6 और माइनस 8 का स्क्वायर। ये आता है सबको? 10 आ जाएगा, है। ये तो क्या आया? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकाल के बताओ, चलो ट्राई करो, डायरेक्शन निकालो। नहीं निकाला है डायरेक्शन? देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अब तरीका सीखो। जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है, ए क्या है? 6i माइनस 8j, यही है बच्चों, इसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो इसका मैग्नीट्यूड आई कैप में कितना है? 6। तो आप ऐसे निकाला करो डायरेक्शन, ये 6, ये आई कैप, ओके। फिर माइनस 8j कैप को कहाँ शो करोगे? दिस इज माइनस j कैप,
और मैग्नीट्यूड कितना है 8। ओके, तो डायरेक्शन आएगी दिस साइड। अगर आपने 6 के साथ निकालना है, ये एंगल अल्फा लिया है, तो 10 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3 यानी कि 10 अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3, वो 1.33 मतलब मोर देन 45 डिग्री आएगा। टेबल से देखनी पड़ती है ऐसी वैल्यू। 53 यू मे बी राइट, है ना? समझ में आया क्या? हैं के केप होता तो फिर तो जो है फिर अपन जो है तीन उसमें होता 3D में, 3D वाला नहीं आएगा तुम्हारा, है ना? इधर समझो बात को। अब ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है ईस्ट। तो अपन क्या बोलेंगे इसको, फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स साउथ, फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स साउथ, फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स साउथ, ये ओके। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सीखो, 2D में ही आएगा, 3D में नहीं आएगा, ठीक है? 3D में भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, समझ जाओ तो, है ना? अभी 2D में तो सीख लो पहले, ठीक? अब 6i माइनस 8j के पे, है ना? तो पहले क्या देखा आपने, 6i को देखना, क्या 6i बना लेना, माइनस 8j के बना लेना। अब जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे समझ में डायरेक्शन निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सबको आता है, तुमको, मुझे पता था, मैग्नीट्यूड तो सबको आता ही है ना? डायरेक्शन जो है मेन, जैसे छाता लेके अपन प्रॉब्लम करेंगे, छाता चल रहा है ना, है ना? तो वहाँ पे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। रिवर बोर्ड के केस में डायरेक्शन निकालेंगे, तो वेक्टर की डायरेक्शन, इसको वापस रीड्रॉ कर लो। इसको क्या कर लो, रीड्रॉ कैसे करोगे, 6i के। तुम्हारा दिमाग क्या लिखने में लगा रहता है, कैसे भी करके, जैसे ही ये बोलना बंद करे मैं लिखना चालू कर दूँ, बस समझना नहीं है, प्रोसेस समझो। प्रोसेस कैसे समझा रहा हूँ, प्रोसेस क्या है, 6i देखा, 6i को बनाओ, माइनस 8j को बनाओ, फिर ऐसे प्रोसेस समझो, समझ गए? अब लिखो, यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना? कोई डाउट हो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है? तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन कैसे बनाता है, इसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, देखो। उसने एक क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 कि 3i माइनस 8j प्लस xk के, ये यूनिट है ना? क्या बोला इसने कि दिस इज यूनिट वेक्टर, दिस इज फाइंड वैल्यू ऑफ x। लिख लो क्वेश्चन। A unit vector is represented by this. A unit vector is represented by this. Okay? Find value of x. Find value of x. निकालो। √72। और तुम्हारी देखो निकालते हैं। देखो क्या क्वेश्चन क्या है, देखो कि इफ दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो मैंने आपको सिखाई थी एक लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ये वाला कंसेप्ट काम मिलेंगे, लिख लो ये लाइन, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। क्या सिखाया था बच्चों? गुड़िया तुम भी है ना, एक रजिस्टर बना लेना, है ना? हाँ, है ना? लग नहीं रहा तुम रोजाना नया रजिस्टर लाते हो ना, अच्छी बात है ना बच्चों। तो क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। ये वाला कंसेप्ट हम इसमें काम में ले रहे हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √3² प्लस -8² प्लस x² इक्वल टू 1। ये कितना हो गया, 9 + 64 प्लस x² इक्वल टू 1। तो x² इक्वल टू नहीं 3 नहीं,
ये कितना हो गया -72 है ना। तो x की वैल्यू इमेजिनरी आ रही, कोई बात नहीं, आगे बनाया भी तो अपन नहीं है ना। आपने जिसने 72 निकाला बिल्कुल सही है, -72। नहीं आया समझ में? क्या कंसेप्ट काम में लिया है सवाल में? वेक्टर क्या लिख रहे हो बच्चों? पोजीशन वेक्टर। क्या लिख रहे हो? पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? एक फ्रेम है बच्चों। क्या है ये? फ्रेम। क्या ये? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कौन से वाले का? ये लिखा है जो, उसके लिए दूसरा सवाल कर देते हैं, है ना। चलो ठीक है, लिखो एक सवाल, लिखो एक सवाल और लिखो। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, सही कह रहा है ना वो भी तो, यूनिट वेक्टर ऑफ 2i - j + k। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 2i - j + k। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ 2i - j + k। तो कैसे निकालोगे? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कर लोगे इसको? मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? 2² + -6 आ जाएगा। ये तो जानते ही हो सब बच्चे। तो यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा बच्चों? +k डिवाइडेड बाय √6। क्लियर? मैग्नीट्यूड है ना। ओके। अब तू कहेगा कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, कैसे? इसका देखो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऊपर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √6। नीचे का कितना है? √6 कितना आ गया? 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। यूनिट वेक्टर निकालना है तो यही आंसर आएगा बेटा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तो बहुत मामूली सी, नहीं? आगे समझ में? अब तो आगे चले। अब देखो पोजीशन वेक्टर, क्या पढ़ रहे हैं अपन? पोजीशन वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं स्थिति सदिश, है ना। और यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं? एकांक सदिश। एकांक सदिश है ना, हो गया जो यूनिट। पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कुछ नहीं है, एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है जिसके रेस्पेक्ट में हमें पार्टिकल की पोजीशन बतानी है। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये कॉर्नर सेलेक्ट कर लिया आपने, इसको x मान लिया, इसको y, ये z। पोजीशन बतानी है, जैसे लाला की पोजीशन बतानी है। कोई भी पार्टिकल, जैसे आप भी पार्टिकल हो, आपकी पोजीशन बतानी है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो हम देख लेंगे x कोऑर्डिनेट इतना आ रहा है, y इतना आ रहा है, z इतना आ रहा है, दैट इज इट्स पोजीशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझे? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कहना XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम है कोई भी, वी कैन सेलेक्ट एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कुछ भी ले सकते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है? जैसे ये कॉर्नर ले सकते हैं, ये कॉर्नर ले सकते हैं, वो कॉर्नर ले सकते हैं, कोई सा भी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब जो पार्टिकल की पोजीशन बताए। जैसे एक पार्टिकल है, इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिया XYZ है, किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में? इस फ्रेम के रेस्पेक्ट। जैसे आप, क्या नाम है तुम्हारा? दुष्यंत यहाँ बैठा है मान लो, तो ये मैंने फ्रेम ये माना है ना, तो इसके रेस्पेक्ट में मान लो ये x 5 मीटर आ गया, y 3 मीटर आ गया और ये 2 मीटर आ गया, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिख दूंगा? 5, 3, 2। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ये है। मान लो आपने कहा नहीं मैं तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में चाहता हूँ सर, तो वो ले ले, वहाँ से x ये ले लिया 10 मीटर, y आ गया 8 मीटर, तो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। अभी मान लो अपन यहाँ बैठे और मेरे को यहाँ पे जयपुर में किसी को आपकी पोजीशंस बतानी है कि भाई दुष्यंत कहाँ बैठा है, तेरा नाम क्या है बेटा? अजय कहाँ बैठा है ना, लाला कहाँ बैठा है ना, लाली कहाँ बैठी है, नहीं समझे बात को? तो सबकी पोजीशंस कैसे बताएंगे? फ्रेम ये दे दिया कि
जो आपका कॉर्नर था उसके रेस्पेक्ट में बताओ। तो सबके क्या करेंगे अपन, एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, जेड, वो मेजर कर लेंगे। जैसे x से 5 किया तो इसके कितने हो जाएगी, 5.3 मीटर हो जाएगी। किसकी, अजय की। क्लियर आ रहा है समझ में? तो आपसे कोई पूछे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो क्या जवाब दोगे? कोई भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो जिसके रेस्पेक्ट में हम पार्टिकल की पोजीशन बता सके, और जो पार्टिकल की पोजीशन बता दे इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, जेड कोऑर्डिनेट कितना है, दिस इज पोजीशन वेक्टर। नहीं आया समझ में आपको? मतलब एनी वेक्टर विच शोज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पार्टिकल की पोजीशन बता सके, ऐसा एक्स वाई जेड सिस्टम, ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स वाई जेड सिस्टम। समझ में आता है आपको? क्लियर है एकदम कहानी, पिक्चर एकदम, कोई रटने वाली बात नहीं है ना, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कोई सा भी लिख सकते हैं, हाँ कुछ भी ले लो, कोई भी एक कॉर्नर ले लो, है ना? क्लियर? तो ये जैसे पार्टिकल की पोजीशन है। अब पार्टिकल मान लो जैसे ये यहाँ पे था, कल ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। जैसे ये इस बेंच पे बैठा था, इसने कहा मैं तो लास्ट बेंच पे बैठूंगा, चला जा भाई लास्ट पे, तो ये पोजीशन हो जाएगी। अब नहीं, ये x2 y2 z2 नई पोजीशन आ गई। क्या आ गई? किसकी? दुष्यंत यहाँ बैठा था अभी, तो हमने पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में मेजर की, दुष्यंत लास्ट वाली सीट पे चला गया, वापस मेजर कर ली, वापस पोजीशन दिखा दी। क्लियर है एकदम? कोई रटोगे तो नहीं? तो पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करोगे? ए वेक्टर विच शोज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना? और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैसे डिफाइन करोगे कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम विच कैन शो पोजीशन ऑफ पार्टिकल। नहीं ऐसा नहीं, अच्छे से लिख लो, ये पोजीशन वेक्टर दोनों लिख लो। ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो। तो R2 को क्या लिखोगे पोजीशन वेक्टर? x2 ik प्लस y2 jk प्लस z2 k। डेफिनेशन लिख लो बच्चों, ए वेक्टर विच शोज पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में लिखो, एक ऐसा सदिश जो किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, कण की स्थिति को बता सके, कण की स्थिति को बता सके। एक ऐसा सदिश जो किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति को बता सके। अब ये डायग्राम बनाओ, या R1 R2 लिख लो। ठीक है बच्चों? अब लिखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, आपको जैसे वर्क डन निकालेंगे ना अपन वर्क पावर एनर्जी में, तो वहाँ पे कैसे निकालते हैं? F.S, है ना? तो S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। या पार्टिकल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना? डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। ठीक? तो जैसे एक पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो सपोज करो, जैसे पोजीशन इसकी R1 है ना? अब अपन ने यहाँ से यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया, वापस समझा रहा हूँ, है ना? क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया अपन। कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की,
क्या है ये? अब यहाँ से यहाँ अपन ने शिफ्ट कर दिया तो डिस्प्लेस हो गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ ना, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला है ना। अब नई पोजीशन क्या आ गई? ये आ गई, ठीक है। अब जैसे उसने कोऑर्डिनेट दिए, ए के कोऑर्डिनेट दिए उसने 2 3 -1, ओके, और बी पे शिफ्ट हो गया, मान लो या +1 ही ले लो क्योंकि पॉजिटिव ले रहे हैं तो, है ना। बी शिफ्ट हुआ 4 6 3, यहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो पहले अपन इसमें क्या करें, ये लॉ ऑफ ट्राइंगल सिखाऊंगा अभी मैं आपको। क्या सिखाऊंगा? लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि अगर दो साइड्स हों, कंटिन्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करें किसी भी ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल है, इसकी दो साइड्स को हम कंटिन्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो थर्ड साइड रिजल्टेंट कहलाती है अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दो साइड कंटिन्यू, ये लॉ ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसकी दो साइड्स को हम कंटिन्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो ये जो थर्ड साइड है इसको C मान लें अपन, ये A और B है, तो हम क्या लिख सकते हैं? C = A + B। दिस इज नॉन एज लॉ ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? कोई भी ट्राइंगल है, क्या है? किसी भी तरह का, तो अगर दो साइड कंटिन्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो थर्ड साइड रिजल्टेंट कहलाएगी। लेकिन कब, किस केस में? जब इसकी डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि ये C वेक्टर है तो C = हम क्या लिख सकते हैं? A + B। नहीं आया समझ में? बोलो। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R1 + S = R2। कोई दिक्कत है? किससे लिखा आपने? लॉ ऑफ ट्राइंगल्स। बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? R2 - R1, और R2 का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, तो R2 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? बताओ पोजीशन। 4i + 6j + 3k लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? और R1 को कैसे लिख सकते हो? बताओ फटाफट। 2i + 3j। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बच्चों। और R2 - R1 कितना हो जाएगा? माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 गया तो 2i + 3j + 2k। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द, जैसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा वर्क पावर एनर्जी में, एक पार्टिकल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है। तो वो कह देगा 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड इन x डायरेक्शन, 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड इन, तो फोर्स F तो क्या हो जाएगा? 10i²। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? इतना। तो दोनों का क्या कर देंगे हम? डॉट प्रोडक्ट। तो F कितना आ गया हमारे पास? 10i²। S कितना आ गया अभी अपने पास? 2i + 3j + 2k। तो डॉट प्रोडक्ट अभी सिखा दूंगा आपको, तो 10 × 2 20 हो जाएगा, 20 जूल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 जूल वर्क आ जाएगा। दोबारा समझेंगे। देखो, एक पार्टिकल की पहले पोजीशन यहाँ पे थी, अब हम पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अपनी पोजीशन से। तो जहाँ पार्टिकल शिफ्ट हुआ तो इनिशियल को फाइनल, ये डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। तो पार्टिकल पहले यहाँ पे था बच्चों, ये उसकी पोजीशन थी। वेक्टर फॉर्म में हमने ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक। पार्टिकल को हमने शिफ्ट कर दिया, इधर क्या कर दिया बच्चों? शिफ्ट कर दिया, तो बी पे चला गया। बी पे कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, यानी कि पोजीशन ये हो गई, ओके। फिर हमने कौन सा कंसेप्ट लगाया? ये डिस्प्लेस हुआ, तो लॉ ऑफ ट्राइंगल लगाया इसमें हमने, दिस + दिस = दिस। क्योंकि लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है कि अगर दो साइड
कंटिन्यू वेक्टर हो तो थर्ड साइड रिजल्टेंट होगी, लेकिन कब? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो हमने क्या लॉ ऑफ ट्राइंगल से ये लिख दिया। अब R2 माइनस R1 तो आपने किया था। क्लियर? सवाल क्या बनाया? इफ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में बोला उसने प्योर, तो हमने 10 I के, एंड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कोऑर्डिनेटली, फाइंड आउट द वर्क डन। ओके, तो वर्क डन कैसे निकालोगे? F डॉट S, आपने कितना फोर्स लगा रखा है? 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में? अब मैं आपको सिखाऊंगा, वहाँ पे I डॉट I1 होता है, I डॉट J 0 हो जाता है, I डॉट K 0 हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट में सिखा दूंगा ये, है ना। तो 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, और ये न्यूटन है, ये मीटर, मीटर दे देगा इसे, इतने मीटर से इतने मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर, उसको क्या बोलते हैं? जूल। न्यूटन इंटू मीटर जूल, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। लेकिन करंट तो स्केलर है, डायरेक्शन होती है ना करंट की, तो करंट को क्या मानते हैं? स्केलर, है ना। टेंसर भी मानते हैं, लेकिन अगर मान लो टेंसर चॉइस में नहीं हो तो स्केलर ही लिखना है। टेंसर अगर चॉइस में नहीं है तो क्या लिखना है? स्केलर ही लिखना है ना। तो पहले समझो कि करंट की डायरेक्शन होते हुए भी उसको स्केलर क्यों माना? इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या? अभी सिखाऊंगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे ये 3 एम्पियर करंट है, ये 4 एम्पियर करंट है ना, और यहाँ पे कितनी चली जाए? 60 डिग्री पे मान लो, तो 7 एम्पियर चले जाएगी किरचॉफ फर्स्ट लॉ से। तो किरचॉफ इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में सिखाऊंगा, रिजल्टेंट जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। ठीक, तो थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू cos 60। होगा कि नहीं होगा? तो 7 तो नहीं आएगा ये। इट मीन्स करंट को स्केलर क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है? तो एक वेक्टर होने के लिए केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, 3 बातें होनी चाहिए। इट शुड फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। तीसरा, इट शुड फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? a प्लस बी बराबर अगर b प्लस ए है तो इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं? है ना। तो अगर ये तीनों बातें फॉलो करे तब हम उसको बोलेंगे कि भाई ये वेक्टर है। कितनी बातें हैं? जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो सब जानते हो आप। दूसरी बात क्या होना चाहिए? इट शुड फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरी बात, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? क्रम विनिमय का नियम का पालन करे, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव। a प्लस बी बराबर b प्लस ए है, तब अपन बोलेंगे हाँ ये अब वेक्टर है। वेक्टर कब बोलेंगे? जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, इट शुड फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और a प्लस बी इक्वल टू b प्लस। समझ में आ गया? लिख लो इसको। वेक्टर कैन बी वेक्टर व्हेन इट पजेस। पहला लिखो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट शुड फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इट शुड फॉलो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तीसरा लिखो, इट शुड फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इट शुड फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया?
एक होता है टेंसर। टेंसर किसको बोलते हैं? ना तो वो स्केलर होती है ना वेक्टर होती है। लेकिन जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट डिफरेंट वैल्यूज रखता है। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो डिफरेंट एक्सिस के साथ डिफरेंट वैल्यू रखती हैं या डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज रखती हैं, उसको नाम दिया इन्होंने टेंसर। क्या? तो टेंसर के लिए लिखो टेंसर। टेंसर किसको बोलते हैं बच्चों? विच इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। इट इज न तो ये अदिश होती है न सदिश होती है। ऐसी क्वांटिटी जो न अदिश होती है न सदिश होती है। नाइदर इट इज स्केलर नॉर वेक्टर, बट इट हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन ये अलग अलग वैल्यू अलग अलग दिशाओं में रखती है। बट विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ऐसी को, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंसर है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लिखो जड़त्वाघूर्ण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? इसके बाद रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसमें आएगा। वेक्टर के बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम मंडे से? रोटेशनल डायनेमिक्स। तो ये रिजिड बॉडी है कोई भी, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो अलग आएगा, और इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? टेंसर, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट एक्सिस डिफरेंट वैल्यू। लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण, इसका मान अलग अलग अक्ष के सापेक्ष अलग अलग होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैव डिफरेंट वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस। ठीक है? जैसे इसका I1 है मान लो और इसका I2 आ जाए, डिफरेंट आएगा। वो डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। किस पे? हाँ, ये उसमें पढ़ाएंगे डिटेल में और रोटेशनल में। आया समझ में? बोलो। तो इस स्केलर तो जानते ही हो आप, स्केलर तो मैग्नीट्यूड हो, उसमें कोई ऐसी बात है नहीं। स्केलर क्वांटिटी जानते ना, वर्क, पावर, एनर्जी सब स्केलर हैं। डिस्टेंस, स्पीड, है ना। वेक्टर, फोर्स, एक्सीलरेशन, ये तो इतना तो जानते ही होंगे। फोर्स नहीं, ओके। अब देखो, लिखो लॉ ऑफ ट्राइंगल, लिख लो लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है? लिखो लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल ये क्या है? जैसे ये ट्राइंगल है ना, इसको लैंग्वेज में लिख लो। इफ एनी, देखो बना के लिखा करो हमेशा, रटना कुछ नहीं है, इधर समझो। इफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये दो साइड है, shown by continue vector, shown by third side will be resultant if its direction is upward। याद कुछ नहीं करना है, समझ गए? if two sides of triangle are shown by continue vector, third side is resultant if its direction is, तो C इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन? A प्लस B। लिख लो ये। If two sides of a triangle are shown by continuous vector, then third side will be their resultant if its direction is opposite। यदि किसी त्रिभुज की, हाँ इंग्लिश में बोलूँ, if two sides of triangle, देखो दो साइड ऑफ ट्राइंगल
are shown by continue vector. Third side will be resultant if its direction is opposite. है ना? ओके अब लिखो लॉ ऑफ पॉलीगन. क्या लिख रहे हो? लॉ ऑफ पॉलीगन. लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है? अगर कोई भी पॉलीगन है ना, उसकी सभी साइड्स को अपन कंटिन्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करें. क्या बोला? कंटिन्यू वेक्टर. तो सबका वेक्टर सम क्या आएगा? 0. क्या आएगा सबका वेक्टर सम? अगर कंटिन्यू वेक्टर से शो करें तो क्या आएगा? वेक्टर सम सबका क्या आएगा? 0. अगर कंटिन्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो सबका वेक्टर सम क्या आएगा? 0. यानी कि हेक्सागन में क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस बराबर 0. लिख लो लॉ. इफ ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगन आर शोन बाय कंटिन्यूस वेक्टर. इफ ऑल साइड्स, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाओं को लगातार सदिशों से व्यक्त करें तो उनका सदिश योग 0 होता है. If all sides of a polygon, if all sides of polygon are shown by continuous vector, are shown by continuous vector, then their vector sum is equal to 0. Then their vector sum is equal to 0. किसी बहुभुज की सभी भुजाओं को लगातार सदिशों से व्यक्त करें तो उन सब का सदिश योग क्या होता है? 0 होता है. देखो इसमें कुछ नहीं कर रहा मैं कोई यार रटवा थोड़े. देखो अपन को क्या किया अपन ने, बताओ इधर समझो. आपने कंटिन्यू वेक्टर से शो कर दिया ना. किसको शो किया? पॉलीगन की साइड को. तो क्या लिखा? साइड ऑफ पॉलीगन शोन बाय कंटिन्यू वेक्टर, वेक्टर सम 0. नया समझ में भाई? ये क्या है? बहुभुज हिंदी में बोले तो इसकी सभी भुजाएं सबको लगातार सदिशों से व्यक्त कर रखा है. सबका योग 0. यही तो है. पूछी थी भाई बदलेगी नहीं बदलेगी, है ना? 3 वेक्टर ऐसे दिखा रखे थे. ये सवाल है. 3 वेक्टर ऐसे दिखा रखे थे, है ना? तो आपसे पूछा था वेलोसिटी क्या होगी. तो 3 फोर्स हैं तो इनका सबका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0. तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो गया? 0. तो एक्सीलरेशन 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट. 2019 का सवाल है नीट. क्या दिखाया था? 3 वेक्टर कंटिन्यू दिखा रखे थे, 3 फोर्सेज. तो तीनों का सम कितना होएगा? 0. तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0. तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो गया? 0. तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? कांस्टेंट. तो समझे लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है? कि अगर कोई भी पॉलीगन है, अगर उसकी सभी साइड्स को हम लगातार जैसे अगर ये डायरेक्शन चेंज करते हैं, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी. लॉ ऑफ ट्राइंगल. और उसको इधर कर दिया तो जैसे आपने देखो इस लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या देखा? बेटे बेटे ऐसे दिमाग लगाते रहे, छोटी बात बहुत. ये सी ऐसे दिखाया ना आपने, तो आपने क्या लिखा था? सी इक्वल टू a प्लस बी लिखा था, नहीं लिखा था? अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा तो इसको माइनस सी नहीं लिखूँगा. क्या लिखूँगा अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो? माइनस सी. तो ये माइनस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा ना. लगातार वेक्टर हो गए ना. न्याय समझ. तो लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है? अगर कंटिन्यू वेक्टर से शो कर रखा है तो उन सबका वेक्टर सम क्या होगा? 0. आ गई बात समझ में? है. अब लिखो वेक्टर एडिशन, सदिश योग. वेक्टर एडिशन. एडिशन मतलब जैसे ये ए वेक्टर है बच्चों, ये क्या है? बी वेक्टर है.
हमको चाहिए ए प्लस बी। क्या चाहिए हमको? तो जैसे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चों, तो ये इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? टेल, है ना। तो जैसे आपको a प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए? तो पहले तो ए वेक्टर बना लो आप ऐसा। क्या सीख रहे हैं हम? वेक्टर एडिशन। क्या सीख रहे हैं? वेक्टर एडिशन। तो पहले कौन सा वेक्टर है? ए है। ए को ऐसा का ऐसा ही बना लिया, ओके। अब बी की डायरेक्शन सेम रखनी है, बी की डायरेक्शन, लेकिन इसका हेड और इसके टेल को आपस में मिलाना है, लेकिन डायरेक्शन सेम रखनी है। किसकी? इसके हेड में इसके टेल को मिलाना है, लेकिन बाय कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर सेम। आपको क्या रखना है बच्चों? उसकी डायरेक्शन सेम रखनी है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी। क्लियर? पहले क्या करोगे? ए वेक्टर बना लेना, इसके हेड में उसकी टेल मिलाना है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। देखो जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं ना, तो ये पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सेम मानी जाती है। जैसे मैंने ये बना दिया, चाहे ये बना दूं, बात एक ही है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है तो दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। और पैरेलल है, मान लो जैसे ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये पैरेलल कहलाएंगे। ठीक है? इक्वल कब कहलाएंगे? जब डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। समझा बात को? तो आप इधर जा रहा है ना, तो इधर ही होना चाहिए बस। पैरेलल वेक्टर की डायरेक्शन क्या मानी जाती है बच्चों? सेम मानी जाती है। मैं जैसे एक्स एक्सिस में चल रहा हूँ, अब ये लाला भी जैसे तू भी चला जा, यहाँ चल मेरे साथ साथ, तो हम आई के भी माने जाएंगे, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना। ये माइनस जे के भी माने जाएगा। बैठ समझ नहीं पा रहा आप? तो आप ये मत सोचना सर बी तो यहाँ है, आपने तो इधर बना दिया। डायरेक्शन वही रखिए, समझते ना इतना? तो डायरेक्शन किधर है? इधर, वही रखिए। तो इसके हेड में टेल को मिला दोगे, ये a प्लस बी होता है। क्लियर? लिख लो इसको। है क्या हुआ बेटा? हेड से हेड मत मिला, बाद में मिला लेंगे हेड से। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी। क्या चाहिए हमको? पहले तो तरीका सीखो। पहले बनाओ वेक्टर a आराम से। क्या बनाओ? a को यूं ही बनाना। ये बना दिया, बोलो कोई दिक्कत है? अब इसके हेड में इसकी क्या मिलाना है? टेल, कीपिंग द डायरेक्शन सेम। ये जा रहा है इधर, इधर मिलाना है। एक बार इसी पे सवाल आया है एमपी में, है ना, अभी कराऊंगा मैं आपको। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? a प्लस बी क्या हो जाएगा ये? और लॉ ऑफ ट्राइंगल से भी देखो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ट्राइंगल बन रहा है, दो साइड लगातार, तो तीसरी रिजल्टेंट होगी ना आपको। बोलो, लिखो मत अभी, ठीक है। अब सी को जोड़ना है, a प्लस बी आ गया ना। अब a प्लस बी को देखो, इन दोनों को गोली मारो, हाँ तुमने कर लिया, तुम्हारा काम हो गया, है ना। अब किसको देखना है? a प्लस बी को। अब इसके हेड में c का टेल मिला दो, इधर ही जा रहा है ना c। बोलो बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा? a प्लस बी प्लस सी। क्या कहलाएगा ये? समझ में नहीं आया? बोलो, दोबारा समझाता हूँ। पहले क्या बनाओगे? a। पहले क्या बनाओगे? a। अब भी इसके हेड में इसकी टेल मिलाना है, लेकिन डायरेक्शन क्या रखनी है? सेम। इधर जा रहा है ये। ओके, तो ये वाला क्या कहलाएगा? a प्लस बी। अब a प्लस बी आ गया ना। अब अगले वेक्टर के पास जाएंगे, c के पास।
इन दोनों से कहेंगे तुम्हारा काम हो गया, जोड़ लिया तुम्हें, जाओ। ठीक है, ठीक है। अब सी को किधर बनाना है? तो ये क्या कहलाएगा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी। अभी भी नहीं आ रहा समझ में? है? बोलो बोलो बोलो। तो लिखो आर वेक्टर। देखो जैसे ये ए दे दिया उसने, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। ओके, तो पहले क्या बनाओगे? ए। बोलो, बी को जोड़ दें, इधर रख दें बी। बोलो, इधर देखो, पहले बाद में बनाना बच्चों। अपन को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए, 4 वेक्टर दे रखे हैं। ओके, तो पहले ए लिखा, ये बी बना दिया, ये क्या होगा बताओ? वेरी गुड। अब ए प्लस बी तो ये आ गया, सी हमने ये इधर बना दिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी। डी किधर है? नीचे। अरे कोई बात नहीं, यहाँ बना देते हैं इसे। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। थोड़ा टेढ़ा कर लो इससे यार थोड़ा समझ में नहीं आएगा नहीं तो। हाँ, ये टेढ़ा डी बना, ये इधर बना दे थोड़ा सा टेढ़ा। तो ये वाला क्या कहलाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नहीं आया समझ? जैसे देखो ए प्लस बी ये है, ये क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सॉरी सी नहीं, ए प्लस बी। ओके, फिर सी किधर है? इधर है। तो ये क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी है ना, और डी किधर है? इधर है। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नहीं आ रहा समझ में? क्लियर? वेक्टर एडिशन समझ में आ गया ना? सबट्रैक्शन। अब क्या सिखा रहे हैं? सबट्रैक्शन। क्या सिखा रहे हैं बच्चों? वेक्टर सबट्रैक्शन। जैसे ये अपन को चाहिए ए माइनस बी। क्या चाहिए? ए माइनस बी चाहिए। 2 वेक्टर हैं ये, अपन को क्या चाहिए? ए माइनस। तो बच्चों समझो बात को, वेक्टर सबट्रैक्शन इज आल्सो वेक्टर एडिशन। क्या बोला मैंने? वेक्टर सबट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन ही करना है आपको। बस जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, क्या बोला? उसकी डायरेक्शन चेंज करके जोड़ दो। उसकी डायरेक्शन चेंज करके जोड़ दो। जैसे जैसे एडिशन किया ना, ऐसा का ऐसा ही। जैसे किसको सबट्रैक्ट करना है बताओ? बी। क्या प्रोसीजर क्या समझे बताओ? जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, फर्स्ट यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर, वापस जोड़ दो। जो जोड़ने का एडिशन का मेथड सिखाया ना, उसी मेथड। क्या बोला मैंने? जिस वेक्टर, ध्यान से सुना करो, जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, किसको सबट्रैक्ट करना है यहाँ पे? तो बी की डायरेक्शन क्या करते हैं? शाबाश। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। अब भूल जाओ ये माइनस बी है, ये बोलोगे हाँ ये बी वेक्टर है कोई, वापस एडिशन ही करना है। एडिशन कैसे करते थे? पहले ए बनाते थे, फिर इसके हेड को मिलाते थे डायरेक्शन वही रखते हुए। तो ये हो जाएगा ए प्लस, लेकिन ये क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? ये ए माइनस बी। नया समझ में? जिस वेक्टर को सबट्रैक्ट करना है, यू जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट वन, अगेन एडिशन। जो एडिशन का मेथड सिखाया था ना, वो वापस ऐड करना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ना हमने, तो अपने आप सबट्रैक्ट हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में? अभी भी लिख, मेथड लिख लो चाहो तो, है ना। वेक्टर
which you want to subtract, just change its direction and again addition process. जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो और वापस जोड़ दो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको चाहिए b माइनस ए, क्या चाहिए? b माइनस ए। क्या चाहिए? तो प्रोसीजर क्या सिखाया था? जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। तो ये माइनस ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब b में a वापस जोड़ दो। b किधर बनाया आपने? इधर। और ये a इधर आ जाएगा, हालांकि ये माइनस a है, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? होगा प्लस ही, लेकिन वो हमने डायरेक्शन चेंज कर रखी है उसकी। तो क्या बन जाएगा वो? b माइनस a। समझो समझो, धनाधन लिखते रहते हो बस, धनाधन लिख लें बस कैसे भी करके। पहले क्या करोगे? b माइनस a चाहिए ना, क्या चाहिए? तो सब्ट्रैक्ट किसको करना है? तो डायरेक्शन चेंज किसी कर दी, वापस जोड़ दो। हाँ शाबाश शाबाश, समझ गए। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए एंड a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b minus a. Vector a is given by this, vector b is given by this. Simple है। Vector a and b are shown in figure. क्या क्वेश्चन है? समझो, पहले समझो। Vector a and b are shown in figure. Then prove that a plus b equal to b plus a. a minus b is not equal to b minus a. सवाल समझ में आया? If two vectors are shown by as shown in figure, then prove that a plus b equal to b plus a and a minus b is not equal to b minus a. ओके, सवाल समझ में आ गया? इसको करते हैं अपन, इसको कर दें। अब पहले तो a प्लस बी निकालें अपन, तो कैसे निकालते हैं? देखो, ये वेक्टर a बनाया, बोलो इधर देख लो, है ना। पहले इसको प्रूव कर रहे हैं ना। तो ए बी किधर बनाओगे? इधर। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। श्योर? बोलो बच्चों, पक्का? अब मैं दूसरी चौक से बना रहा हूँ, नीली चौक से। बी प्लस ए बना रहा हूँ इसी में। तो बी प्लस ए बनाना होता तो पहले क्या बनाते? बी, है ना, और ए इधर। बोलो, तो ये क्या कहलाता? b प्लस ए। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन सेम है, पैरेलल हो गए ना ये, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्योंकि जो a बनाया उतना ही तो a इधर बनाया, जितना b इधर बनाया उतना ही तो b a बनाया। b तो वही है, b तो सेम ही है दोनों में, तो इसलिए मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? अपने आप सेम। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? b प्लस ए। इस बात का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन फॉलो, दोबारा समझो। a प्लस बी बराबर क्या प्रूव करना है हमको? b प्लस ए। ओके, तो पहले हमने क्या बनाया? a। ओके बच्चों, फिर क्या बना दिया हमने? b इधर दे रखा है, बोलो। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी। कोई दिक्कत? अब b प्लस ए बनाना है, इसी में बना रहे हैं अपन। तो b बना हुआ ही है, a को हम ऐसे लगा दें, बोलो। तो ये क्या शो करेगा? b प्लस ए। देखो a का मैग्नीट्यूड इतना, b का मैग्नीट्यूड इतना, इसी को ही तो आपने ये बनाया वापस। तो पैरेलल है, b भी वही है, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन पैरेलल आ रही है। नहीं, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? b प्लस ए। तो वेक्टर एडिशन जो होता है, इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट फॉलो। ओके, ये तो प्रूव हो गया, है ना।
अब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, इसको अगली बार प्रूव करते हैं, आप इसको लिखो तो कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता। कौन? वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना। अब हमने पहले तो a बना रहे, है ना, पहले a और b यहाँ बना के वापस बना लेते हैं इनको। a ये क्या है b, तो माइनस b किधर रहेगा बच्चों? नीचे बना ले ऐसे, इसको क्या शो करते हैं? माइनस b। बोलो 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 बोलो। माइनस a किधर कर देंगे? इधर, है ना। चलो पहले a माइनस b कर लेते हैं। तो पहले क्या बनाया अपन ने? वेक्टर a। बोलो बच्चों, और माइनस बी को इसमें जोड़ दिया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? a प्लस माइनस बी, जो कि क्या हो जाएगा? a माइनस बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। पहले आपने क्या बनाया? वेक्टर a। हमको चाहिए a माइनस बी। पहले आप किस पे कंसंट्रेट करो? a माइनस बी पे। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? तो b की डायरेक्शन क्या करी? चेंज, है ना। चुप मत रहा कर, बोला कर। बोलने से क्या होता है? कंसंट्रेशन यही रहोगे, नहीं तो हम खो जाएंगे कहीं भी। दिमाग में 36 विचार आता है, 36 क्या 36,000 विचार एट ए टाइम आता है दिमाग। हम चला जाता है आउट जाते ही क्या होगा? वो जो अरे हो गया क्या, हाँ। इसलिए कंसंट्रेशन के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जैसे मैं पूछता जाऊँ उसका जवाब देते जाओ तो अपने आप यहीं रहोगे, क्लास में रहोगे, फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, फिजिकली तो हो ही ना प्रेजेंट, मेंटली प्रेजेंट रहना जरूरी। तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है? हाँ शाबाश। तो ये डायरेक्शन चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास? अब क्या चाहिए? तो उसके a की डायरेक्शन चेंज कर दें, ये a माइनस ए हो जाए। बोलो, ये b है ही सही, कहाँ है? b है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बना दिए। ये माइनस b है तो b ऊपर है, वो बनाओगे ना। इसमें किधर जोड़ दें अपन? माइनस ए इधर आ जाए। बोलो बच्चों, ये क्या आ जाएगा? b माइनस ए। क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम नज़र आती है आपको? एंटी नहीं हो तो मैग्नीट्यूड इसमें से तो b माइनस हो रहा है ना। एंटी पैरेलल भी नहीं कह सकते इनको, है ना, क्योंकि यहाँ कितना हो रहा है? b माइनस, उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं कितना है। और यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है? a, उसका पता नहीं कितना मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये क्या है? डायरेक्शन भी चेंज है, मैग्नीट्यूड भी चेंज है। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? ये लाइन लिख लेना स्टूडेंट्स। आज अगर a माइनस बी करेंगे, वो भी b माइनस ए के बराबर कर देगा, तो तू तो कल से कहेगा 10 माइनस 3 बराबर 3 माइनस 10। माइनस प्लस का तो फर्क आएगा ना। नहीं समझ पा रहा? मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करती है, मतलब अगर a प्लस बी b प्लस ए के बराबर नहीं है, तो गड़बड़ है। ये तो सब्ट्रैक्शन है। क्या है? सब्ट्रैक्शन है। क्या ये? सब्ट्रैक्शन का मतलब अलग हो गया ना, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी है। मैं इन्हें ये थोड़ी लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मैंने क्या लिखा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। और अगर हम ये बोलें कि एक वेक्टर कौन है, समझना बात को, तो ए फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर इफ इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इफ इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कौन? फिजिकल क्वांटिटी। ये किसकी बात चल रही है? एडिशन। अरे वेक्टर के भाई
मेरे भाई वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी मल्टीप्लिकेशन में भी आएगा तो डॉट प्रोडक्ट तो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, समझ में आया? ये अपन एडिशन की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और वो जो बात बताई वो किसके लिए बताई? एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए बताई। ये किसके लिए बताई थी वो बात? फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इज इट क्लियर? ओके। अब एक होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या होता है? एसोसिएटिव। इसमें दो थे ना, उसमें तीन आएंगे। जैसे ए प्लस बी प्लस सी है बच्चों, है ना? अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इट इज राइट। वेक्टर एडिशन ऑल्सो फॉलो, हिंदी में बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या बोलते हैं? अगर ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ये चॉइस आ सकती है चॉइस में, तो इट इज राइट, इट इज राइट। बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा हुआ है बच्चों, ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन न तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, न ही एसोसिएट, लेकिन वेक्टर एडिशन दोनों को फॉलो करता है। ये लाइनें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो ऐसे सवाल वो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि वेक्टर एडिशन जो है वो, हाँ, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकता है वो कि a प्लस बी पहले लिख दिया प्लस सी लिख दिया, बराबर अपन लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी। अपन तो वेक्टर की बात ही छोड़ो, है ना? अगर तीन क्वांटिटी को मैं 2, 3, 4 को जोड़ूं, पहले 3 को जोड़ लूँ चाहे 4 को जोड़ लूँ, बात तो वही आएगी ना। अगर उससे भी समझ लो तो आप, और सब्ट्रैक्शन करें अलग अलग तो अलग अलग आएगा। 2 में से 3 घटाया, 3 में से 2 घटाया तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कभी भी बच्चों कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आ जाएगा। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस तो डायरेक्ट जनरल 2, 3, 4 लेके ही कर सकते हो, नहीं? और डायरेक्शन तो है ही सही, फिर डायरेक्शन तो पता नहीं कहाँ जाएगी इसकी। लेकिन वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो। प्रूव कर दें? प्रूव कर देंगे, है ना? हाँ, ये लिख लो, लिख लो, लिख लो। ये क्या लिखेगा कि वेक्टर एडिशन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य गुणधर्म बोलते हैं, एसोसिएटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं, है ना? और वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और टिप्स में होना चाहिए, बताओ क्या होती है? अगर पी टाइप है तो NH/E/μH, नहीं, इसके लिए पी टाइप, है ना? कहा था ना, फोटो खींच लेना इसको। एक का याद रखो बस। जैसे पी टाइप का याद है तो N टाइप का अपने आप दिमाग लगाओगे, अपने आप E लिख दूंगा। और इंट्रांजिक का निकालना हो तो दोनों को ऐड कर दूँगा, बस। 4 पन्नों में बनाया वो आपने, बनाओ उसको। एक जना बना के दिखाओ तो सब बच्चों को दिखाए हो। तुम गुड़िया तुम बना के लाना, है ना? ठीक है? तो उससे क्या होगा? फटाफट। और 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे वाले कंसेप्चुअल उसमें लिखना, बीच में जो कराया ना, DPP में कराया या जैसे भी कराया। सिंपल क्वेश्चन मत लिखना, क्या? अच्छा वाला क्वेश्चन लिखना। जैसे मास एक्शन लॉ है तो NE/NH बराबर NI², मास एक्शन लॉ, ठीक है? तो वो 4 पेज में आप ऐसे बनाओ उसको। बार बार हम जब भी, जैसे 5 यूनिट जब हो जाएगी ना, तो अपन क्या करेंगे, उन 4 पेज को वापस रिवाइज कर लेंगे।
नीट का मतलब समझो, नीट इज नॉट आईआईटी। आईआईटी में क्या, आप क्वेश्चन करो उस पर और सोचो और टफ करो, फिर और टफ करो, क्योंकि कट आउट कितनी जानी है 35-40%, 35%। मेन में भी एडवांस में भी यहाँ 75-80% लाना है। समझो बात को। यहाँ पे अपन को क्या याद होना चाहिए, पूरा कंप्लीट फिजिक्स दिमाग में रहना चाहिए। खट से स्ट्राइक करे वहाँ पे, क्या करे, खट से स्ट्राइक। और वो खट से स्ट्राइक तब हो सकता है जब हम उसको 10 टाइम रिवाइज करें। दिस इज द सीक्रेट ऑफ क्रैकिंग द नेट। ठीक है, सोचना नहीं पड़े कि यार इसके लिए सोचना पड़े, वहाँ अगर सोचना पड़ गया तो टाइम गया, टाइम जाते ही गड़बड़। जैसे ये डायग्राम अगर देखा आपने, वेक्टर आया था ना, ये देखते ही हमको पता लगना चाहिए तीनों वेक्टर लॉ ऑफ पॉलीगॉन खट 0, तीनों का सम, तीनों फोर्सेज ही 0, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, खट ट्रिक होना चाहिए। नहीं, लॉ ऑफ पॉलीगॉन पे आया ना, अब लॉ ऑफ पॉलीगॉन सोचे क्या, फिर तो सोचने में लगा टाइम, जैसे ही वैसे ही हमारी स्पीड स्लो हुई, स्लो होते ही और फिर डिप्रेशन चालू, है ना, समझ गया आप। तो अपन को खट खट खट, तभी तो एक रजिस्टर बनवा रहा हूँ बढ़िया आपसे, 2 रजिस्टर, ताकि हम पूरी फिजिक्स को, जैसे 5 यूनिट कंप्लीट होंगे, फिर 5 को रिवाइज करेंगे, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 5 को रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट लिखते जाएगा। जैसे वेक्टर एडिशन डज नॉट फॉलो कम्युनिटी लॉ, है ना, हाँ शाबाश, ठीक है। आगे चले अब, तो क्या पढ़ा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, है ना। अब देखो आगे देखो, अब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना सिखा रहा हूँ आपको। क्या सिखा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लिखो, लिखो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो इन 2D, 2 डायमेंशन। क्या लिखा बच्चों, 2 डायमेंशन। जैसे एक वेक्टर दिया होता है ए, है ना, किसी एक्सिस के साथ एंगल होता है थीटा। क्या होता है बच्चों, थीटा एंगल। ठीक, तो आपको इसका कंपोनेंट निकालना आना चाहिए। कंपोनेंट कुछ नहीं होता, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ये हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ओ ए बी, कौन सा देख रहे हो बच्चों, ओ ए बी। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ओ ए अपॉन ओ बी। तो ओ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका ओ बी का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा। आता ही होगा इतना तो, कि नहीं आता। और वर्टिकल कंपोनेंट निकाले तो ये थीटा है, तो ये थीटा हो जाता है। ट्रायंगल ओ बी सी देखो, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो, तो ओ बी सी में साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ सी बाई ए। तो ओ सी इक्वल टू कितना आ गया, ए साइन, नहीं। तो ये कई बार पूरी फिजिक्स में कंपोनेंट्स बार बार निकालते हैं अपन। तो जिसके साथ थीटा बना हो ना, जिस साइड के साथ, वो कॉस, बाकी वाली साइन। जैसे मान लो वो ऐसे भी दे सकता है आपको, कि जैसे वेक्टर ए ये दे दिया, इसके साथ थीटा दे दिया, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, और इधर वाला। ओके, क्लियर। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। पूरी फिजिक्स में कई बार लिखने पड़ेंगे। ए कॉस थीटा क्या है, ए एक्स, ए कॉस थीटा क्या है, एक्स, और ए साइन थीटा क्या है, ए वाई। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा दो, देखो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इक्वल टू ए, दिस प्लस दिस बराबर दिस लिखोगे नहीं, लॉ ऑफ ट्राइंगल से दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स
इसको ए वाई इक्वल टू ए। क्लियर? ये 2 डायमेंशन में सीखे, लिखा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, लिख लो हैं। आगे चले। अब देखो इसमें जो है ना, ये तो अपन ने किस में लिया, 2D में। किस में लिया? तो घर जाके क्या करोगे, चारों डायरेक्शन में ले लो ना। एक डायरेक्शन हम ले चुके हैं, ये एक वेक्टर जैसे ये है ए है, इसके इधर इधर लिखना, एक वेक्टर इधर इधर लिखना, एक वेक्टर इधर इधर निकाल लोगे ऐसे हैं। थीटा ये मैंने जो दे रखा है वही मानना। ओके, सभी डायरेक्शंस में कंपोनेंट निकालना आ जाएगा ना। ये बहुत काम आएगा अपने को पूरी फिजिक्स में। क्या चारों डायरेक्शन आ गई इसमें, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है बच्चों, ये ए वेक्टर ए सब में ए ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसके कंपोनेंट्स लिखने हैं अलग अलग डायरेक्शन। क्या लिखने हैं? लिख दोगे ऐसे पक्का? वेक्टर ए है मान लो, कोई बात नहीं, वेक्टर तो अच्छे से समझो आप, है ना, बोले 1-2 लेक्चर और ले लेंगे। ये वेक्टर ए है बच्चों, क्या है वेक्टर ए। ये सपोज करो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। किसके साथ? लिखना बंद कर दो, 3D है अब ये, है ना, इसलिए समझना ध्यान से। ठीक है, ये जेड एक्सिस ऐसे है ये। ठीक है, ये अल्फा कौन सा एंगल है, वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ। ये बीटा है, ये बीटा मान लिया। क्या मान लिया? बीटा किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, और ये ए का जेड एक्सिस के साथ गामा, लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं तो इसे ही बना रहा हूं मैं, ये गामा। व्हाट इज गामा? सिमेट्री से लिख देंगे गामा को हम। कैसे लिख देंगे? सिमेट्री से, एक्स और वाई की सिमेट्री देख करके लिख देंगे। इज इट क्लियर? गामा क्या है? वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ एंगल, अल्फा बीटा। हाँ, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन सिखाने जा रहा हूँ, सिखाएंगे अभी इसके बाद, इसलिए काम आएगा। जैसे अपन इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये क्यूब ले लिया अपन ने, क्यूब में सारी साइड सेम होती है, थोड़ी सी अलग अलग बन रही हैं लेकिन सब सेम है, मतलब है क्यूब है ये। और ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिया अपन ने। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ले लिया बच्चों, है ना। क्लियर? बोलो बच्चों। अब ये वेक्टर ए है मान लीजिए वाला, क्या ये ए वेक्टर है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इधर क्या है, ये एक्स, बोलो, ये वाला क्या है, ए वाई, ये वाला क्या है, ए जेड। ठीक है, क्लियर? बोलो। अब देखो ये वेक्टर ए है, ओके। अब मैं इसमें लॉ ऑफ ट्राइंगल लगा रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में। इसको मैंने नाम दिया ओ ए बी, है ना, सी डी। हाँ, ठीक है। ट्राइंगल दिख रहा है, ओ ए बी दिख रहा है सबको? मैं डार्क कर देता हूँ इसे। अब तो दिख रहा होगा सबको। कौन सा ट्राइंगल? ओ ए बी, सबको दिख रहा है बच्चों, है ठीक। तो ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल से? ओ बी बराबर क्या लिख सकते हो? ओ ए प्लस, श्योर? बोलो, लॉ ऑफ ट्राइंगल से लिख सकते हो। क्लियर? अब देखो, अब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको? बोलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो ओ ए को क्या लिख सकते हो? ओ ए इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए। नहीं? पक्का? दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल?
यहाँ लिख दूँ ए की जगह, क्या लिखूँ, ओ सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ओके, ओ सी को क्या लिख सकते हो, ए एक्स आई के। ओके, ओ सी को नहीं लिख सकते, समझ में आया यहाँ तक। ओ ए को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओ सी प्लस सी। बोलो, कोई डाउट? ओ सी को क्या लिख सकते हो, एक्स और एक्स डायरेक्शन में तो आई के यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। सी ए को क्या लिख सकते हो, सी ए। ये देखो बराबर ही है दोनों, ये भी साइड है क्यूब की, ये भी साइड है क्यूब की। क्या लिख सकते हो, ए जेड के कैप। सी ए को क्या लिख सकते हो, ए जेड के कैप। और ए बी को, ए बी किसके पैरेलल है, ये इक्वल वेक्टर्स हैं। ये देखो साइड डायरेक्शन तो दोनों के ऊपर ही है, और इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है क्योंकि क्यूब है ना। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे के। ओके, और ओ बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए। ठीक, तो आप तो डायरेक्ट अगर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए एक्स है, वाई डायरेक्शन में ए वाई है, जेड डायरेक्शन में ए जेड है, तो डायरेक्ट ही लिख देना है ना, ये करने की जरूरत है। नीट में नहीं आएगा ये, है ना। आया समझ, करते ही हैं अपन कई बार, नीट में मतलब ये डेरिवेशन नहीं आएगा ऐसा। समझ में आ गया क्या अच्छे से? अपन लिखते ही है ना, तीन वेक्टर दिए हो तो खट से, ए एक्स आई के, ए वाई जे के प्लस ए जेड के किसी को भी लिखते ही है नहीं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो आप, तो ई बराबर क्या लिखते हो, ई एक्स आई के प्लस ई वाई जे के प्लस ई जेड के। ई बराबर क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर। तो एक इक्वेशन दी होती है ना वोल्टेज की अपन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, जस्ट लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, इसका माइनस क्या हो जाएगा, ई एक्स। डी वी बाई डी वाई निकालते हैं, इसका क्या हो जाता है, ई जेड ई वाई। और डी वी बाई डी जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई जेड। है जैसे ये पोटेंशियल की एक इक्वेशन दे करके बोलता है ना, 102 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, 121 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो क्या करते हैं वहाँ पे, तीनों को v को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है ई एक्स, लेकिन माइनस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ई वाई। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली कई बार अपन लिखते हैं ना, जैसे x कंपोनेंट ए एक्स है, y कंपोनेंट ए वाई है, z, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड। नहीं होगा? बोलो बच्चों। अब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये आ सकता है कॉस अल्फा अगर निकालें इसमें ट्रायंगल में, इसमें ट्रायंगल में, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं। बोलो। कॉस बीटा को ए वाई अपॉन ए लिख सकते हैं, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और गामा को बाई सिमेट्री से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? क्योंकि उसको समझाना तो मुश्किल है, ये गामा है, जैसे इसमें किया ऐसे उसमें हो। तो कॉस गामा हम क्या लिख देते हैं, ए जेड बाई ए। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाते हैं ये? कैसे निकालोगे? ए एक्स आपको पता ही होगा, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k दिया, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो भी आएगा।
ये इसका कंपोनेंट मैंने एक्स डायरेक्शन में कितना लिया, एक्स, किसका, वेक्टर ए का, है ना। वाई डायरेक्शन में कितना लिया बच्चों, ए वाई, और जेड डायरेक्शन में कितना लिया। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना, एक्स आई के, जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना उसमें सिर्फ यही लिखेंगे। फिर आप कहोगे इतनी लंबी चौड़ी रामायण करने की क्या जरूरत थी आपको, ये क्या बताया। दिमाग में पहले पिक्चर तो क्लियर करनी पड़ेगी ना बच्चों, बाद में उसको हम शॉर्ट कर देंगे। दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर होनी चाहिए, है ना। ऐसे बड़ा बड़ा करने से क्या होता है, अब देखो इसमें आपने क्या सीखा, लॉ ऑफ एडिशन भी सीखा, लॉ ऑफ ट्राइंगल भी सीखा, सब आया इसमें नहीं। लेकिन लास्ट में हम क्या करेंगे फिर, हाँ डायरेक्ट, भाई इसका कंपोनेंट एक्स, इसका ए वाई, इसका ए, समझेंगे डिटेल में, बाद में उसको शॉर्ट बना लेंगे, ठीक। अब ये अगर इसके साथ अल्फा एंगल बनाता है वेक्टर ए, ये डायरेक्ट आ गया बस, है ना। एक्स आई कैप, ए वाई जे, ए एक्स क्या है, हाँ वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट। शाबाश शाबाश, आता है। अब इसमें कॉस अल्फा अगर अपन देखें तो कितना लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत है, अभी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, हाँ अब आ रहा सही। ये क्या है, बीटा। अब कॉस बीटा हम क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ए वाई अपॉन ए। ओके, कोई डाउट नहीं है। और जो गामा इसने बनाया जेड एक्सिस के साथ, उसको बाई सिमेट्री से लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक्स बाई ए आया तो वो कितना आएगा अपने आप, ए जेड बाई ए, बाई सिमेट्री से ही लिख दिया, दिमाग नहीं लगाया। वैसे तो यूं बनेगा एंगल, है ना, ये वाला ये इधर, है ना, कॉस गामा, तो ये वाला अपॉन ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, नहीं। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बच्चों, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसको अच्छे से लिखना है ना, इसको अच्छे से लिखना, यही काम आएगा अपने, मतलब हाँ हाँ ये ठीक है। अच्छा क्लियर, ये समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है। अब मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ मैं, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे, ओके कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर ए स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर। हमेशा याद रखना, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। क्या बोला मैंने, ऑलवेज स्केलर। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है, वी वेलोसिटी होते हुए भी काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज वी स्क्वायर, क्या है वहाँ पे, वी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको, हैं? तो स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ये लाइन लिख लो आप अच्छे से, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। किसी सदिश का वर्ग अदिश होता है, किसी सदिश का वर्ग अदिश होता है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी स्केलर है,
क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया ना बेटा, हाफ mv स्क्वायर। मास तो खैर स्केलर है ही, लेकिन v तो वेलोसिटी है, तो लेकिन उसका क्या हो जाता है वहाँ पे स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ वेक्टर ऑलवेज स्केलर, क्या बोला, ऑलवेज स्केलर। मैं सोच रहा था 2 लेक्चर में ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं 3 में करूँगा इसको ख़त्म। नहीं 3 में करेंगे इसको। तो क्या है, वेक्टर तुम्हारा थोड़ा अंदर तक क्लियर करना है अभी तो, मतलब ये तो कुछ, ये तो बेसिक चीज़ें बताई आज तो, अभी तो अंदर की बात बतानी है काफ़ी। ये तो आज क्या बताया, बिल्कुल बेसिक पढ़ा है आज, है ना। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जानते हो क्या? जानते हो? तो कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हो? और कॉस स्क्वायर बीटा को, और कॉस स्क्वायर गामा को, तो लिख लोगे ऐसे। तो क्या होएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2 आ जाएगा। 1 1 1 तीनों जुड़ेंगे और 1 माइनस हो जाएगा, नहीं? माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिखेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 1 1 3, 3 माइनस 1 2, और ये सारे उधर चले जाएंगे तो प्लस। नहीं आया क्या समझ में? पक्का? दोबारा समझो इसको, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन निकालना वो पूछ सकता है आपसे बच्चा, इंपॉर्टेंट है ये वेक्टर ए है। क्या है ये? वेक्टर ए है। हम 3 डायमेंशन में कंपोनेंट्स ले रहे हैं। इसमें इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ गया, Az। तो किसी भी वेक्टर को अगर तीनों डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं, x ay j प्लस az के, क्योंकि ये आ गया तो वो पोटेंशियल की इक्वेशन देगी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कट से निकाल देंगे, है ना। ये अल्फा एंगल है मान लो, तो इस ट्राइंगल में देखो तो कॉस अल्फा क्या होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन ए। बोलो होगा नहीं होगा? ये बीटा है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, ओके, ये बीटा मान लिया हमने एंगल, ठीक है। तो एक ये बेस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए वाई अपॉन ए। लेकिन कॉस गामा को, हालांकि ये गामा इसके साथ जेड एक्सिस के साथ एंगल है वेक्टर ए का, ठीक है। तो बाई सिमेट्री से ही लिख देंगे ए जेड बाई ए, तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। क्लियर? अब सवाल कैसे बनाएगा कि एक वेक्टर इज गिवन बाय 2i माइनस जे प्लस की, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड इट्स कोसाइन। लिख लो ये क्वेश्चन। ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i माइनस जे प्लस की, ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i माइनस जे प्लस के, find its direction cosine, find its direction cosine। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को। इधर समझो अच्छे से, इसमें बच्चों ax क्या है बताओ? आई कैप का कॉफिशिएंट। ax क्या है?
कॉफिशिएंट और ए वाई क्या है, जे कैप का कॉफिशिएंट, और के कैप क्या है, सॉरी ए जेड क्या है। ओके, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा इसमें बताइए आप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो ए आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे मैग्नीट्यूड निकालना आता है सब बच्चों को। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 6 आएगा नहीं आएगा। तो कॉस एल्फा कितना आएगा, 2/√6। कॉस बीटा क्या आएगा, -1/√6। कॉस गामा क्या आएगा, 1/। तो चॉइस ऐसे मिलेगी आपको, ऐसे 2/√6 -1/√6 1/√6, ऐसी चॉइस आएंगी 4। नहीं आया समझ में? क्या सिखाया ये, डायरेक्शन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।